नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी को लेकर 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली पधार रहे हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने साथियों के साथ, और 3 दिन तक वो दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। और प्रधानमंत्री विदेश पधार रहे हैं, 5 देशों की 8 दिन की यात्रा पर जाएंगे। दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है, जो बड़ा ध्यान देने योग्य है, कि बीजेपी में प्रदेश की इकाइयों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, और इसमें संघ का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। या तो जाति की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जो पॉलिटिकल कंपल्शन है, चुनाव का कंपल्शन है, और या फिर आरएसएस की विचारधारा के नेताओं को ही जगह दी जा रही है। बाहर से, बीजेपी से बाहर हुआ आया कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण खबर ये है, ऐसे लोगों को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो विचारधारा से आरएसएस से जुड़े हैं। वो 20 साल, 25 साल, 30 साल से आरएसएस से जुड़े हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने पहले मान लीजिए जनसंघ में काटी हो, और आरएसएस, और फिर उसके बाद आरएसएस में आए हों, आरएसएस से बीजेपी में आए हों। ऐसे नेताओं को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है। प्रेफरेंस क्या, इन्हें ही चुना जा रहा है। लेकिन कहीं गड़बड़ भी हो रही है, और बीजेपी की अंदरूनी खेमेबाजी राज्यों की वो भी सामने आ रही है। ताज़ा उदाहरण तेलंगाना का है, जहां बीजेपी ने पूर्व, उनके एक बड़े सीनियर नेता हैं रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की बात कही, तो बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह नाराज़ हो गए और उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब नाराज़ हो गए, पद से इस्तीफ़ा दे दिया, वो बात बड़ी खबर नहीं है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो भी तेलंगाना से आते हैं, उनको उन्होंने जो इस्तीफ़ा भेजा है, उसमें कहा है कि बहुत सारे लोग चुप हैं, इसे उनकी सहमति नहीं समझा जाए। ये लाखों कार्यकर्ताओं के सदमे जैसा है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से शो चला रहे हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे से शो चला रहे हैं। तो पर्दे के पीछे से शो चलाना, अभी तक तो हम मानकर चलते थे कि पर्दे के पीछे से तो कांग्रेस में शो चलते रहे हैं। कांग्रेस में डर्टी वर्क डिपार्टमेंट है, जो इस तरह के खेल करता रहा है, खेमेबाजी को, धड़ेबाजी को बढ़ावा देता रहा है। कांग्रेस में पावर सेंटर भी 3-3 हैं, एक सोनिया गांधी का, एक प्रियंका गांधी का, एक राहुल गांधी का। लेकिन बीजेपी में तो कहा जाता है आला कमान एक ही है, मोदी और अमित शाह, और आधा जेपी नड्डा का। लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना से इस तरह की खबर आना, और फिर एक दूसरा बड़ा संकेत है कि जब प्रदेश अध्यक्ष संघ से जुड़े हुए संघनिष्ठ लोगों को, जो संघ में ही रहे, संघ से बीजेपी में आए, किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने वाले लोगों को तरजीह बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो क्या संघ ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना जाएगा, वो संघ की सहमति होगी, संघ की पूरी चलेगी, और वो संघनिष्ठ होगा, संघ से जुड़ा होगा। बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को ये मौका नहीं दिया जाएगा, या जिसकी संघ को लगेगा कि संघ में निष्ठा कम है, मोदी और अमित शाह में निष्ठा ज़्यादा है, उसका पत्ता कटेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ऐसे समय में तो फिर मोदी जी को देश में रहना चाहिए था, और मोदी जी विदेश चले गए। तो क्या मोदी जी ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे सरकार से मतलब है, संगठन से मतलब नहीं है, और संघ जो चाहे करे या हम जो चाहे करेंगे? या फिर मोदी जी सेट करके गए हैं, गोटियां फिट करके गए हैं, पत्ते चला कर गए हैं, और अब विदेश में बैठकर क्या संघ की घोषणा होगी? मुझे लगता है कि बहुत संभव है कि विचार मंथन का दौर चले, और जब मोदी अर्जेंटीना, घाना, नामीबिया, ट्रिनिडाद टोबैगो और ब्राज़ील की यात्रा करके वापस लौटें, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नियुक्तियां संघनिष्ठ लोगों को दी जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को एक जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना भी पड़ा था कि भाई ये पॉलिटिकल मजबूरी है, बाहर से आए हुए कुछ लोगों को टिकट देना। लेकिन इनको सिर्फ टिकट दिया, इनको कोई पद नहीं दिया जाएगा, कोई मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। आप लोग जो कुर्सियां उठाते रहे, दरियां बिछाते रहे, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तब अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को के उत्साह को
बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातें कही थी। हालांकि बीजेपी में अगर आप मोदी सरकार का मंत्रिमंडल ही देखें तो आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बाहर से आए हुए हैं, जो हाल ही में बाहर से आए हुए हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो उदाहरण है ही, अभी और भी बहुत सारे उदाहरण है। बिट्टू पंजाब से कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए, बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, हार गए, फिर भी उनको मंत्री बना दिया गया। या फिर नौकरशाह अफसर जयशंकर जैसे, हरदीप पुरी जैसे, इससे आर के सिन्हा जैसे बहुत सारे इस तरह के लोग देखे गए हैं। और संघ इस बात से थोड़ी नाराज़गी भी व्यक्त करता रहा है कि आप बाहर से आए हुए लोगों को मत लीजिए, संघ से निष्ठा रखने वाले लोगों को ही लीजिए और उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़ाव होना ज़रूरी है। अब जैसे कुछ जगह तो अभी जो नियुक्तियां हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में आरएसएस से जुड़े हुए माधव, जो ओबीसी हैं, कापू समुदाय से आते हैं कास्ट के अनुसार, उनको तरजीह दी गई है। पीवीएन माधव को प्रदेश अध्यक्ष आंध्र प्रदेश का बनाया गया है, जिनके बाप दादे भी बीजेपी से, उससे पहले संघ से, जनसंघ से जुड़े रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना में रामचंद्र राव ब्राह्मण है जाति से, लेकिन इनको कमान सौंपी गई है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी में बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में नहीं गए और आरएसएस से इनका गहरा लगाव रहा है। तेलंगाना में बंदी संजय ओबीसी, जे किशन रेड्डी जो रेड्डी कास्ट से आते हैं, जो इन्फ्लुएंशियर परिवार से आते हैं, उनकी भी बात चल रही थी, लेकिन ब्राह्मण को ये दायित्व सौंपा गया है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट कंटिन्यू करेंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, ऐसे मोटे तौर पर कहा जा रहा है। भट्ट यानी ब्राह्मण, और उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण, इनका एक बड़ा वर्चस्व रहा है। अगर मैं गलत नहीं तो पुष्कर सिंह धामी शायद ठाकुर हैं, तो एक ठाकुर एक ब्राह्मण। तो ये कैलकुलेशन भी ध्यान में रखी गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन संघ ने एक तरह से अपने लोगों को, संघ से जुड़े हुए लोगों को जो बढ़ावा दिया है, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि संघ चाहता है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी तरह का हो, जो रबड़ स्टैम्प की तरह काम नहीं करे, जो थोड़ी अंग्रेज़ी भी जानता हो, प्रेजेंटेबल भी हो, विदेश जाए तो उस तरह की किरकिरी ना उड़े जैसी इन दिनों उड़ने की खबरें आती रही है या कांग्रेस इसको लेकर प्रचार प्रसार करती रही है। तो संघ उस दृष्टि से भी देख रहा है। कुल मिलाकर जो अगले कुछ दिनों में बीजेपी को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, बहुत संभव है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर सब कुछ सही रहा, 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के चेहरे का रूप में भी उसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। इतनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेकर संघ चलता रहा है और यहाँ भी संघ इसी तरफ बढ़ता हुआ क्या दिख रहा है। इससे कांग्रेस क्या कुछ सबक ले सकती है या बीजेपी ने कांग्रेस से कुछ सबक लिए हैं? इस पर एक अलग वीडियो की ज़रूरत है, जिस पर बनाऊंगा मैं कल परसों में। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।